गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और इंग्लिश सूत्रा में आपके साथ काफ़ी लंबे समय बाद अब मैं आई हूँ। ट्यूसडे पिछले ट्यूसडे ही मैंने क्लास लेना जो है वो मैं नहीं आई थी और उसके बाद आज मैं इस ट्यूसडे को आई हूँ और आज से मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ केवीएस टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या जो है वो चीज़ें करूँगी। एक्चुअली टेंटेटिव डेट जो है वो एग्ज़ाम्स की आ गई हैं और मैंने जो है मेरा जो कुछ पर्सनल रीज़न्स रहे जिस वजह से और बहुत ही दुखद रीज़न्स रहे जिस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी और मैं अब जो आप लोगों का स्टार्ट किया है इसमें मैंने आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। वो आज क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ मैंने सोचा है कि राइटर्स जो बचे हुए हैं वो भी और उनको भी लूँगी और ग्रामर भी इसमें, और अब मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको जो है चीज़ें करवाऊँगी। आप जो उसमें आप तैयारी तो अपना कर ही रहे हैं। मेरा जहाँ तक जो मैं करवा पाऊँगी उसको मैं करवा रही हूँ और इसमें टेस्ट सीरीज़ का आज 1 है और कल से इसमें ग्रामर राइटर बेस्ड क्वेश्चंस भी जो हैं वो इसमें ऐड होंगे। समरी तो आप लोग वगैरह सब पढ़ ही रहे होंगे और ये सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है टेस्ट सीरीज़ 1। तो टेस्ट सीरीज़ 1 जो है केवीएस की टेस्ट सीरीज़ 1, तो इसमें सारे जो हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं और मैं अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके जो है वो बता देती हूँ। और ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है, इसको कौन सा बटन दबाना है? ब्लर्ड हो रहा है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग भी देखिएगा कितना समय आप लगा रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ के समझने में। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है द नॉमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन्स आर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझें तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने जो है वो लिए हैं और ये आप लोगों को भी मैं बताती चल रही हूँ कि भाई ऐसा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कायदे से ही पढ़िए, है ना। अब उसमें आपको मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें यहाँ पर ये बताऊं कि जो प्रोनाउंस होते हैं इनको जो हम कैटेगराइज करते हैं तो देखिए नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, इनकी 3 वो होती हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है और ये थर्ड पर्सन है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि जब प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पर कौन सा जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा जो नॉमिनेटिव फॉर्म्स कौन सी हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और उसका नॉमिनेटिव कौन सा है। तो आई, वी फर्स्ट पर्सन, ही, शी, दे थर्ड पर्सन। तो इसका आंसर है ए। यहाँ पर ये आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a baby should have 1 bath every day and if strong he may have 2. In the sentence the personal pronoun he refers to। ये कोई आसान क्वेश्चन है कि बेबी के लिए जब जेंडर ना पता हो तो इट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर ही यूज़ कर दिया है तो मेल चाइल्ड के लिए यूज़। अगर यहाँ इट होता तो सेक्स इज अननोन होता, यहाँ ही यूज़ किया गया है बेबी के लिए तो दैट इज अ मेल चाइल्ड। Now question number 3, reflexive pronouns are also known as। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपको पता है तो जैसे आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव में आप जोड़ देते हैं सेल्फ, माई सेल्फ। यू है तो यू का हो जाएगा योर सेल्फ।
यानी कि जब हम एडजेक्टिव और उसके साथ सेल्फ जोड़ देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि ये बनते किससे हैं? पर्सनल प्रोनाउंस से बनते हैं। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। तो ये क्या होते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि कंपाउंड होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ जोड़ देते हैं और बनते किससे हैं? पर्सनल प्रोनाउंस से बनते हैं। तो ये होंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। Question number 4. Which of the following is a correct grammatical construction? Draughts is entirely a game of mathematical calculation. Draughts are entirely a game of mathematical calculation. Draughts is entirely the game of mathematical calculation. Draughts have entirely the game of mathematical calculation. अब हम सबसे पहले ड्रॉट्स जो है इट्स अ नेम ऑफ अ गेम, तो ये सिंगुलर हो गया, तो इज लगेगा। पहली बात तो ये, तो दो ये ऑप्शंस कट गए, आर और हैव वाले। उसके बाद एंटायरली, ए और दा में अंतर समझे तो बात ये है, कैलकुलेशन इज अ नाउन, तो नाउन के पहले जो आएगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? मैथमेटिकल, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स इज अ नाउन, ठीक है। द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो मैथमेटिकल, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिक अगर आप बोलेंगे तो दैट विल बी अ नाउन। तो कैलकुलेशन अगर एक नाउन है, नाउन के पहले आप उस नाउन को अगर जो उसके बारे में बता रहे हैं, कैसी कैलकुलेशन? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव। तो यहां होगा ड्रॉट्स इज एंटायरली, ड्रॉट्स इज द नेम ऑफ अ गेम, और ये कैलकुलेशन नाउन है, नाउन के पहले हम लगाएंगे एडजेक्टिव। तो ड्रॉट्स इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ टेक द बुक डैश द टेबल, तो बुक को टेबल से जो है वो हटा लो, ठीक है। तो टेक द बुक डैश द टेबल, अगर किसी चीज को किसी चीज से अलग करना होता है तो हम वहां पर लगाते हैं ऑफ द टेबल, ऑफ का यूज करते हैं। पुट योर हैंड्स ऑफ द टेबल, अपने हाथ बुक से टेबल से दूर रखो। तो टेक द बुक ऑफ द टेबल, या रिमूव करनी होती है कोई चीज तो उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है? ऑफ। तो यहां आएगा टेक द बुक ऑफ द टेबल। You dash not drive fast, there is a speed limit here. You dash not, अब अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे हम किसी को सलाह दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि तुम्हें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, तेज़ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट है, तो ये ज़रूरत नहीं बता रहा। अगर कहते हैं क्योंकि तुम्हें ड्राइव करने की तेज़ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत टाइम है, तो रीज़न जो होता है वो ये है कि ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि समय बहुत। अब यहाँ रीज़न नहीं है, यहाँ पर ये एप्रोप्रिएट रीज़न नहीं, वो बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई तुमको बहुत तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट है। तो जब हम सलाह देते हैं और सलाह आप देते हैं और किसी को, तो वो हम लगाते हैं शुड। मगर जब बोलने वाला अधिकार पूर्वक किसी से कहता है कि भाई तुमको ये काम करने की ज़रूरत, ये मतलब ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम किसी को अगर ये कह रहे हैं कि तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? मस्ट। अब इसका मैं आपको एक जो इसके साथ आपको इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ, इसका रीज़न भी देती हूँ। मैं आज कह कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, ये हाल हो रहा है मेरा। तो मैं आपको इसमें चीज़ जो बतानी है मुझे देखिए, यहां पर जो मुझे बताना है कि मस्ट नॉट कहाँ यूज होता है। मस्ट नॉट का मतलब होता है, मस्ट नॉट मीन्स होता है प्रोहिबिशंस और नेगेटिव ऑर्डर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर ये बता रहा कि जैसे मैंने यहां पर ये कहा, जैसे भाई मैंने यहाँ पर नेगेटिव, यू मस्ट नॉट मेक अ मेस ओवर हियर, तुम्हें यहाँ पर जो है वो मेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव ऑर्डर दिया जा रहा है, प्रोहिबिशन रोका जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? मस्ट नॉट का यूज करेंगे।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीजल्स डैश बी क्वाइट डेंजरस। जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि मीजल्स जो है वो डेंजरस हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बताते हैं और मीजल्स डैश किसी चीज़ से इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो हम वहाँ पे किसी चीज़ की इन्फ्रेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, मीजल्स मे बी क्वाइट डेंजरस, मीजल्स मस्ट बी क्वाइट डेंजरस। तो अब आप यहाँ पर दो होते हैं, तो यहाँ पर मीजल्स डैश। अब आप किसी चीज़ को, भाई यहाँ पर भी इन्फ्रेंस लगाना होता है, कहीं पे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो यहाँ पर ना परिस्थिति जन्य वो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हो सकती है भाई, तो किसी चीज़ की इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो कि मीजल्स जो है शायद जो है प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, तो हम वहाँ पर मीजल्स मे बी क्वाइट डेंजरस। तो मीजल्स मस्ट बी, अगर हम मस्ट बी लगाते हैं ना, तो किसी चीज़ से हम कोई एक वहाँ पर एक वो दे रखा होता है, कोई सिचुएशन दे रखी होती है, उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं। जैसे ही हैज़ वन हाउस इन इंडिया एंड वन हाउस अब्रॉड, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होने की संभावना जब कोई एक सिचुएशन दी होती है, उससे इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर हम जो है परिस्थिति जन्य है, तो मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस हो सकती हैं, मीजल्स मे बी क्वाइट डेंजरस। तो अब क्वाइट आ रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ पर परिस्थिति जन्य संभावना को देखते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे कैन, मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। आई डैश हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडंट यू आस्क मी। मैं तुम्हें पैसे दे सकता था, मगर तुमने पूछा क्यों नहीं। तो आई शैल, अब ये शैल में और कैन जो है ये प्रेजेंट के मॉडल्स हैं, ये बताते हैं कि भाई दे सकते थे, पास्ट में हम पास्ट में ये काम कर सकते थे मगर हम कर नहीं पाए, किसी चीज़ पर अफसोस कर रहे हैं, तो आई कुड हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडंट यू आस्क मी, बट आई कुडंट। तो ये आएगा आई कुड हैव, पास्ट में कोई चीज़ होने की संभावना थी मगर हो नहीं पाई, तो इसीलिए यहाँ लगाया कुड हैव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम ये देखें तो हम कहते हैं यू शुड हैव वेटेड, तुम्हें वेट करना चाहिए था जब तक लाइट्स जो हैं वो हरी नहीं हो जाती। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑट टू जो होता है ना, किसी चीज़ को जब हम बताते हैं ऑट टू, कोई नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए, कोई ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यू ऑट टू हैव वेटेड, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। जब हम किसी चीज़ पे कहते हैं यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो कोई अगर हम एक जिम्मेदारी बता रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ought to, और ये चूंकि पास्ट में है तो you ought to have waited till the lights were green. Now the question number 10. They dash to go for a walk in the morning, now they don't. ये कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताई जा रही है जो पास्ट में हुआ करती थी मगर अब कंटिन्यूड नहीं है। तो जो पास्ट में होने वाली एक्टिविटी जो पास्ट में कंटिन्यूड थी मगर अब नहीं हो रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू। दे यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी हुआ करती थी बट नाउ इट हैज स्टॉप्ड। अच्छा, अब यहां पर आते हैं कि यहाँ ये प्रेपोजिशन लगाना है, एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ है ही इज ग्रेटली अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित होना, मेंटली ट्रबल्ड होना। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित होता है, ट्रबल्ड होता है, तो उसके साथ लगाते हैं विद। ही इज ग्रेटली अफ्लिक्टेड विद द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। ही अस्पायर्स डैश फॉर दैट वेल पेड सिचुएशन। देखिए, अस्पायर के अगर आफ्टर लगाते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब जैसे ही अस्पायर्स आफ्टर फेम, किसी चीज़ के पीछे भागना, तो फेम के भागना, किसी चीज़ की चाह रखना, तो वहाँ हम आफ्टर लगाते हैं। लेकिन किसी पोस्ट पे जाने के लिए अस्पायर के साथ लगता है टू। तो ही अस्पायर्स टू दैट, पोस्ट पे जाने के लिए हम लगाते हैं टू। ही अस्पायर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन। Now the next question is I am anxious dash my son's safety। देखिए, anxious जो होता है वो
उसके साथ भी दो आते हैं। अब किसी की जब जब किसी की सेफ्टी को लेकर हम विचलित होते हैं, एंशियस होते हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं एंशियस फॉर। आई एम एंशियस फॉर माई सन सेफ्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ऑफ अ किंग। तो ये जो है थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बिकमिंग ऑफ अ किंग। अब यहां आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, अ जज शुड डील। अब होता है, एक होता है डील इन, एक होता है डील विद। डील इन का मतलब होता है ट्रेड करना, ही डील्स इन क्लोथ्स। डील विद का मतलब होता है डील विद अ मैटर, डील विद द पर्सन। तो मैटर है इक्वल जस्टिस, ये ट्रेड तो नहीं है। अ जज शुड डील जो है डील विद इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो डील विद मतलब यहाँ मैटर की बात हो गई, तो डील इन या डील विद आता है। तो डील आउट, सॉरी डील, अ जज शुड डील विद इक्वल जस्टिस टू ऑल। अब यहां पर ये आता है, ये जो है ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंजंक्शन का है। शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट डैश हर गुड लुक्स। नो अदर देन, रादर देन, अदर का वो फॉलो करता है देन, रादर को फॉलो करता है देन। तो शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स। तो यहां पर आएगा आपका दैट इज देन हर गुड लुक्स। ये कंजंक्शन के क्वेश्चंस हैं। Now the next question is he had scarcely recovered from fever dash he contracted a bad cold। ये भी आपका जो है वो कंजंक्शन का है। scarcely, hardly को जो फॉलो करता है वो when करता है, no sooner को then करता है। तो मुश्किल से he had scarcely recovered from fever when he contracted a bad cold। तो यहां आएगा when। I shall do it dash, आज मुझे करना चाहिए खुशी से, तो with pleasure। तो I shall do it from pleasure, I shall do it with pleasure, I shall do it to pleasure, I shall do it among pleasure। तो I shall do it with pleasure यानी कि खुशी से। Mark the grammatically correct sentence। I would sooner die than to confess it। I would sooner die then confess it। I would rather die than to confess it। I had better die than to। अगर would rather, would sooner आ रहा है और उसके बाद then आ रहा है तो bare infinitive का यूज किया जाता है। इसीलिए यहां पर देखिए bare infinitive वाला केवल एक ही क्वेश्चन है और वो है B। I would sooner die than confess it। Your English has improved dash in 2010 since she started teaching you। since she would be teaching you, since she could be teaching you। अगर हमारा since जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस और यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो यहां आएगा योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू। तो यही सेंटेंस है जो आपका पास्ट इंडेफिनेट में है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहां बताऊं कि ये जो सीरीज मैं चला रही हूं अगर ट्यूसडे से आज 6 दिन बाद मैं ये क्लास लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि पिछली 20 तारीख को, पिछले इस ट्यूसडे को मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, काफ़ी बुरी कंडीशन में। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के 17, 18, 19 और 19 की यानी कि 20 की सुबह जो है उनकी डेथ हुई। और 20 की सुबह डेथ होने के बाद उनका मेरी घर में सिवाय मेरी माँ के, मतलब मेरे पेरेंट्स में और कोई भी नहीं था। मेरे फादर की डेथ आज से 30 साल पहले उनकी डेथ हुई थी और आज 30 साल बाद मेरी मदर भी जो हैं वो चली गई। अब मेरे परिवार में मेरे माता पिता में से कोई भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये वो फेज़ है इस समय कि मैं जो है बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को करते हुए तो पढ़ाना। और
बहुत मतलब मैं एक सिंपल सी चीज़ कहती हूँ, मुझे मैं बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान नहीं हूँ। ये मेरा एक एस्केप है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस समय डाइवर्ट करना चाहती हूँ, और इसलिए मैं आप लोगों को जो भाई क्लास जो है वो ले रही हूँ। लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज़, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कोई मैसेज मैं डालूँ तो आप लोग उसे देख लें। और अब ये तो सबको ही पता होता है, कई बार कुछ चीज़ें इतनी रूड हो जाती हैं कि लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, और यू वोंट बिलीव कि एक व्यक्ति ने फ़ोन करा जस्ट आफ्टर द जो आखिरी राइट्स हुए थे तभी मेरी माँ के, और उसके समय मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा कि मुझे टेलीग्राम पर जो है वो नोट्स नहीं मिल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अभी जो है मैडम की मदर की डेथ हुई है। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, ये बताओ कि जो है वो नोट्स कहाँ हैं। तो वन शुड नॉट बी सो इनसेंसिटिव, कि इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आप किसी का दुख समझ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप किसी को उस समय सांत्वना नहीं दे सकते कोई बात नहीं मगर कम से कम आप एक चुप तो रह सकते हैं, एक साधारण एक इंसान की तरह तो बिहेव कर सकते हैं। इतना तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी इसी दुनिया के जो हैं वो निवासी हैं। तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इस बीच में कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरा नंबर तो किसी के पास नहीं रहता है, मगर कुछ लोगों ने फ़ोन करके इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को वो जो है हमें वो करा, जैसे कि अगर मैंने ये क्लासेस लेने की शुरुआत करी और मैं स्टूडेंट्स को सारी चीज़ दे रही हूँ तो मैंने गलती कर दी। किसी को इस हद तक टॉर्चर मत कीजिए कि वो आगे से कोई ढंग का काम करना ही ना चाहे। मतलब ये इनसेंसिटिविटी की हद होती है जो लोग कर देते हैं। आज आप किसी का दुख नहीं समझ रहे हैं, कल को अगर आप पे दुख आ पड़ेगा तो कोई आपको भी नहीं समझ पाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं, इतना सेंसिटिव मत होइए, इनसेंसिटिव। किसी को आपकी सिंपैथी की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत लोग जो हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे पता चलता रहता है। क्योंकि मैं तो इस समय किसी प्लेटफॉर्म पे उस पर नहीं हूँ, तो मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने बताया कि इतना लोग जो है तुमसे जुड़े हुए हैं, इतना लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तो वो एक चीज़ वो भी रहता है। लेकिन जब मेरे सामने मैंने अपने फ़ोन पे जो है ये चीज़ सुनी, तो मुझे ये लगा यार इतना भी लोग इनसेंसिटिव कैसे हो जाते हैं। दैट इज़ द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल। और ये जो है बस इतना कह के, और मैं अपना जो है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ, और अब मैं आगे कंटिन्यू जो है इसको बता रही हूँ। आगे देखिए, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम किसी के शब्दों को एज इट इज कह देते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क्स, अब ये एक वो क्वेश्चन है जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप प्ले ऑप्शन बी, कोटेशन मार्क्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस ओनली आफ्टर द फुल स्टॉप। Quotation marks are placed at the end of the sentence only after the question mark, are placed at the end of the sentence only after the mark of exclamation। अगर आपने डायरेक्ट स्पीच, भाई सभी लोगों ने डायरेक्ट स्पीच पढ़ रखी है, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ he said to me, ये यहाँ देखिए, और यहाँ मैंने ये लगाया, ये पहला लेटर कैपिटल होता है, did you go there, और यहाँ मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दूंगी। तो जब भी हम कोई इन्वर्टेड कॉमास, जब हमें यानी कि कोटेशन मार्क्स हमें बंद करने होते हैं, तो हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के उसके बाद क्वेश्चन मार्क बंद करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। Those women speak German, add a question tag। क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग नेगेटिव लगता है, और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग जो है वो पॉजिटिव लगता है। अब आप यहां पर देखिए, दोज विमेन स्पीक जर्मन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। क्वेश्चन टैग लगता है हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन के साथ। तो यहां पर ये दोज जो है दैट्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमें लगाना है क्या? प्रोनाउन लगाना है। अब दोज का
जो प्रोनाउन होगा दैट विल बी दे, क्योंकि ये जो लगता है ये नॉमिनेटिव केस में लगता है। तो दोज वीमेन स्पीक जर्मन, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल के साथ होता है डू, और जो सिंगुलर के साथ होता है डज। तो डू लगाया, डू में एंटी जोड़ा, और जो है उसमें लगाया डोंट दे। तो कौन सा होगा? दैट इज सी, दोज विमेन स्पीक जर्मन, डोंट दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ही बॉट हर अ साड़ी। इसमें कहा कि ये पहले हम इसको समझ लेते हैं, ही बॉट हर अ साड़ी। यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो नॉन लिविंग थिंग होती है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना हो तो ये दो तरीके से बनता है। अ साड़ी वॉज जो है साड़ी वॉज बॉट टू हर बाय हिम, या शी वॉज बॉट अ साड़ी बाय हिम, दो तरीके से बनेगा। अब जरा इसको पढ़िए। The above construction cannot have two passive voice sentences because, इसके दो पैसिव नहीं, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कब हो सकता है, कौन सा preposition लगा के हो सकता है। तो आप इसे पढ़े, two passives are possible only when the indirect object can be preceded by the preposition to, यानी कि indirect object के पहले to आए। देखो जैसे a साड़ी was bought to her, तो precede करने का मतलब होता है पहले। कौन सा preposition आना चाहिए? to, ये सिर्फ घुमा रखा है, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। तो दो भाई कौन सा आएगा? टू, क्योंकि किसी की ओर ले जाना। तो यहां पर है टू पैसिव्स आर पॉसिबल। टू पैसिव्स आर व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रीसीडेड बाय द प्रीपोजिशन ऑन, फॉर, अपॉन। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें यह पूछा है कि इसको इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस The above passive construction is most likely to occur in, ये कहां पर हमने देखते हैं? ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंसेस, कॉन्वर्सेशन, वेलकम एड्रेस, वेलकम स्पीच। वेलकम एड्रेस और वेलकम स्पीच में इस तरीके से नहीं होता। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है कि ऐसा हमारे नोटिस में आया है कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस। पैसिव वॉइस में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पे ये चीज कही जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स। अब ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव में करना है। अब हमें पैसिव में करना है तो ये है हमारा डॉक्टर्स मेक सच मिस्टेक्स। कौन से में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करते हैं आर से। तो अब यहाँ आर वाला ढूंढ लो कौन सा है, और जल्दी जी जो है वो तुम्हारा बहुत कम टाइम में वो चीज सॉल्व हो जाएगी। तो आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हियर, तो यहां पर ये होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, शी बेथ्ड इन द रिवर। इसमें यह पूछा है द अंडरलाइंड वर्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जेरेंड इन्फिनेटिव। तो भैया जेरेंड इन्फिनेटिव तो है ही नहीं। अब हमें इसमें पूछना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किस चिड़िया का नाम है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है द वर्ब विच पासेस इट्स एक्शन ओवर द ऑब्जेक्ट, एंड intransitive which doesn't pass its action over the object। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नाउन आ गया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आप भैया नाउन तो इसमें आ रहा है। अब आप ये बोलते हैं शी बेथ्ड इन द रिवर, शी बेथ्ड के बाद व्हाट का जवाब नहीं आ रहा, हुम का जवाब नहीं आ रहा, जवाब आ रहा है वेयर का। अगर व्हाट या हुम का जवाब आएगा और एक्शन पास होगा तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और वेयर का जवाब आए, वेन का जवाब आए, हाउ मच का जवाब आए तो वो एडवर्ब, वो हो जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि जो है वो एडवर्ब जो है वो पार्ट, एडवर्बियल फ्रेज जो है वो हो जाता है। तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। शी बेथ्ड इन द रिवर, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। Now question number 27, an interjection is a word. Interjection is that part of speech which जो होता है ओह, हुर्रे, अलास। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं हमारी फीलिंग्स। तो ये क्या करते हैं? दे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स।
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ये मान के चलिए ये तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और इन इजी क्वेश्चंस को भी पढ़ने में, उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप ये सोचिए अगर पेपर बहुत लेंथी आता है, मतलब पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन है, कभी कोई सा क्वेश्चन एक ईजी दे दिया, दो डिफिकल्ट दे दिए, फिर जो है मतलब आप ये मान के चलिए जब पेपर आएगा वो इस तरीके का होगा कि 6 to 12 तक की जो चीज़ें हैं उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बना के दिया जाएगा। तो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, कहीं कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है, कुछ बहुत आसान है। Which of the following sentence contains a demonstrative pronoun? अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, विच रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन की जगह ले लेता है, ठीक है। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, जो नाउन के पहले लगता है। इट डज नॉट सप्लांट्स अ नाउन, तो वो नाउन को नहीं हटाता है, उसको नाउन की जगह नहीं लेता है, वो नाउन के पहले लगता है। अब आप यहां देखिए कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शो करना। तो यहाँ दिस इज माई पेन, तो दिस इज वॉट माई पेन, तो पेन जो है वो वर्ब के बाद लग रहा है, और दिस ने किसकी जगह ले, दिस दिखा रहा है, तो वर्ब के पहले लग रहा है, तो वो किसका है, व्हाट इज व्हाट, दिस क्या है, ये तो जो वर्ब का जवाब दे रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, तो क्या है, कौन सा पेन है, ये दिस इज माई पेन, है ना। तो ये जो चीज हो गई ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये जो देखिए दिस पेन, दिस बुक, दैट बुक, ये सारे नाउन के पहले लग रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हो गए, दीज आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं लगता। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो शो करता है, पास की चीज है दिस, दूर की चीज है दैट, दिस और दैट के प्लूरल होते हैं दीज दोज, तो दिस दीज दैट दोज। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन है, इसमें पूछा डू यू ईट मच फ्रूट, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंसेस। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है फ्रूट जो है वो वर्ड क्या है, काउंटेबल है कि जो अनकाउंटेबल है। पहले अब अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए फ्रूट जो होता है, अगर आप अलग अलग फ्रूट लेकर उनको नाम बोल रहे हैं या बोल रहे हैं फ्रूट के पहले एक संख्या लगा रहे हैं, तभी फ्रूट काउंटेबल होके फ्रूट्स होता है। अदरवाइज अगर आप फ्रूट एक जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल माना जाता है, और उसके पहले ना तो कोई संख्या लगती है और ना कभी जो है जो डिटर्मिनर है वो मैनी वगैरह नहीं यूज होता, वो अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। और मच एक ऐसा डिटर्मिनर है जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। मेनी टीचर्स मच लेबर, तो मेनी वेजिटेबल्स मच फ्रूट, तो फ्रूट is an uncountable noun, तो that is an uncountable noun। तो समझे, तो यहां जो मैंने अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया वो भी आप लोग जरूर उसको भी ध्यान रखिएगा। Now the next question is which of the following is not true? Abstract nouns are mainly uncountable nouns। इन्हें पूछा है कि कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। Concrete nouns are mainly countable nouns, abstract nouns are mainly countable nouns, a common noun refers to a class। तो अब आप ये देखिए abstract noun का मतलब क्या होता है। Abstract nouns are those nouns which can only be felt, जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और ऐसे नहीं कि मतलब हमारे शरीर को या महसूस होते हैं, मगर वो जो चीज़ जो फीलिंग से रिलेटेड और जो स्टेजेस हैं और एक्शन है उनको जो है एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होते हैं, वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें हम छू सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और वो मेनली काउंटेबल होते हैं, सारे तो नहीं मगर फिर भी होते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं वो केवल महसूस किए जा सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। तो ये है इसका जो ट्रू नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। तो अदर रिवर्स, इसमें इसको हमें द मिसिसिपी से करना है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई अदर रिवर्स इतनी लंबी नहीं है जितनी मिसिसिपी, और इसको हमें जो करना है वो सुपरलेटिव डिग्री में इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अब एक और चीज़ आती है कि एक यहाँ पर मैं आप लोग को एक पॉइंट जो है बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं आपको डिग्रीज में से ये बताऊंगी कि
जब ग्रुप बताते हैं और ग्रुप जो होता है वो एक सिंगुलर काउंट, एक ग्रुप होता है, सिंगुलर ग्रुप होता है, तो उसके साथ लगाते हैं इन, और जब डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं मतलब कई सारे हैं तो ऑफ लगाते हैं। तो इसमें देखिए द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर, दो है इसमें, इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इन द वर्ल्ड लगाएं या ऑफ द वर्ल्ड लगाएं। तो इन द वर्ल्ड अगर एक सिंपल कंपोजिट ग्रुप है तो उसके पहले इन लगाते हैं, इसीलिए आएगा द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल इज ओल्डर देन एनी, देन भी गलत लिख रखा है इसमें, देन नहीं है, देन आएगा ये। अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, सुपरलेटिव डिग्री में करना है तो यहां पर आएगा अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। वही एक कंपोजिट ग्रुप है तो उसके साथ इन जो है वो लगाते हैं, अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, कन्वर्ट इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने जैसा अभी बताया माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एक ही दुनिया है तो इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है बी, दैट इज माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये आपके कुछ इडियम्स हैं। वाइल्ड गूज चेज, एक बेकार का मूर्खतापूर्ण कार्य, और फ्रूटलेस सर्च, तो अ फ्रूलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, बेकार का काम, कि अगर जैसे भाई रेत पे जहाज चलाना एक वाइल्ड गूज चेज है, तो फूलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, जो आजकल बहुत से अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो यही वाला जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है आजकल, एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। अंदर से आप जो है वो बहुत ही कपटी हो, मगर ऊपर से जो है आप बहुत भोले और मासूम हो, ऐसे ही होना चाहिए। आजकल लोगों को यही चीज़ पसंद आती है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो इसका जो है वो यहाँ देखिए, अ हिपोक्रेट, एन ऑनेस्ट मैन, अ सिंसियर मैन, एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन। तो ये है अ हिपोक्रेट, एक बहुत ही ज़्यादा जिसे छद्म व्यक्तित्व रखने वाले इंसान को कहा जाता है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ डेड लेटर, अ डेड लेटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा जो कानून जो अब चलन में नहीं है, तो उसे कहते हैं अ डेड लेटर, दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स। इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी जल्दी जल्दी, तो वेरी सून, बहुत ही जल्दी। इन अ जिफी, एक क्षण में, वेरी सून, बहुत जल्दी में। Now the next question is, to drink wine spoils the appetite. If we change the underlined infinitive into a gerund, the answer will be, gerund क्या होता है? gerund एक verbal noun होता है which has the power of, which has the force of noun as well as of a verb. तो जेरेंट बनता कैसे है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ड्रिंक में आईएनजी जोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग वाइन स्पॉइल्स द एपेटाइट, ये काम किसका कर रहा है? नाउन और वर्ब का दोनों। ड्रिंकिंग इज जब है तो ये नाउन है, और जब वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है तो वो वर्ब का भी काम कर रहा है, ड्रिंकिंग। तो दैट इज वर्ब और नाउन दोनों। तो ड्रिंकिंग वाइन स्पॉइल्स द एपेटाइट, तो यहां आएगा दैट्स बी। Now question number, last question है, everyone wants to be a millionaire, change into interrogative। मतलब कि जब हम किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो एवरीवन को भाई हमने बदला, अगर हम यहाँ पे लिख ले एवरीवन डजंट वांट टू बी अ मिलियनेयर, या एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, तो इसको इंटेरोगेटिव में जब हमें बदलना होता है तो हमारा मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो हम उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो हु एवरीवन वांट्स टू बी है तो ये इंडेफिनिट टेंस है, हु डज नॉट वांट टू बी अ मिलियनेयर, तो ये आएगा हु डज नॉट वांट टू बी अ मिलियनेयर। ये हुआ हमारा आज का सेशन समाप्त। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, और बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि अन्य राइटर्स के साथ कोशिश करूंगी कि चीज़ों को जल्दी जल्दी करवाने की, और अब आपके लिए ये टेस्ट पेपर्स ही हेल्पफुल रहेंगे, तो अब इनको करिए, और बाकी जो आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।